अब देखिएगा एसएचएम के अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल चल रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 15 तक कराए जा चुके थे। अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा। इन एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो सरल आवर्त गति दे रखी है उसमें पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा है। इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी एक्स नॉट, जो ध्यान रखना है यहाँ पर प्रारंभिक विस्थापन जो है वो एक्स नॉट है। समय t इक्वल टू 0 पर जो विस्थापन लेंगे वो अपने एक्स नॉट लेंगे एंड द इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, और प्रारंभिक वेग जो है यू नॉट लेंगे। प्रूव दैट, एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्रूव करनी है और पोजीशन एट टाइम t प्रूव करना है एंड टाइम टू द पोजीशन एट द रेस्ट, और रेस्ट की पोजीशन जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है ना, 3 पार्ट है। अब एसएचएम की जो इक्वेशन है उसमें जो पीरियड दे रखा है आपको, वो पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा दे रखा है। ये पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा देन म्यू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। जो हमने अपना आर्टिकल करा था उसमें जो पीरियड निकाला था वो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू निकाला था। तो अब आपको अगर वैल्यू चाहिए अपनी इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू चाहिए तो जहाँ जहाँ म्यू रखा हुआ है उसकी जगह आप ओमेगा स्क्वायर रखते चलिएगा। अब ये ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिएगा। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स है, तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है यहाँ पर। अब आप इसका, अब यहाँ से आप d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स ले लीजिएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, तो ये हो जाता है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप चैप्टर नंबर 5 में पहुंच जाइएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इमेजिनरी रूट आएंगे प्लस माइनस ओमेगा आई करके आप इसका CF यानी कि सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। हम से सॉल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b इक्वेशन 1 वेयर a, b are constants। जो एयर भी है वो कांस्टेंट है। यहाँ जो सॉल्यूशन लिया गया है वो बिल्कुल उसी तरह से लिया गया है जैसे कि फिजिक्स वाले लेते हैं। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 करके लेते हैं, या x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 करके लेते हैं। ये हमारे सॉल्यूशन कॉस में चल रहे हैं, तो आप साइड में भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ कॉस ही लिया गया है क्योंकि हमारे आर्टिकल कॉस में चल रहे हैं। अब इनिशियली में आप चलिएगा। इनिशियली आपको पोजीशन दे रखी है एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू x नॉट दे रखा है। तो यहाँ से बाई इक्वेशन 1 x नॉट इक्वल टू हो जाता है a cos b, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। दूसरी पोजीशन में आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी आपकी dx अपॉन dt होती है। बाई इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट कर दीजिएगा जरा, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस बी। अब फिर कंडीशन लगाइएगा। इनिशियली dx अपॉन dt की वैल्यू u नॉट है और t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर u नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a ओमेगा साइन b। अब यहाँ से आप ये ले लीजिएगा माइनस u नॉट अपॉन ओमेगा इक्वल टू a साइन b इक्वेशन नंबर 3। अब ये डाल दीजिएगा इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपकी पहली वैल्यू तैयार हो रही है ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड आ चुका है। ये आपका एम्पलीट्यूड आ चुका है, पहली वैल्यू आपकी आ गई है। ये एम्पलीट्यूड आपका आ चुका है, एक वैल्यू आपकी प्रूव हो चुकी है ना। अब देखिएगा मैं दूसरा कांस्टेंट निकालने चलता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 देखेगा, 3 देखेगा। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का u नॉट ओमेगा अपॉन एक्स नॉट और साइन बी अपॉन कॉस बी जो है tan b हो जाएगा। तो b इक्वल टू आप ये ले लेंगे tan इनवर्स हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स u नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। ए और बी दोनों आपके आ चुके हैं। ए और बी को लेकर के इक्वेशन नंबर 1 में चलिएगा। पुट इन इक्वेशन 1
एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस यू नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। एक आपकी वैल्यू ये प्रूव हो चुकी है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन आ चुकी है एट टाइम टी पर। और तीसरा उसने जो पूछा है, तीसरे पार्ट में उसने पूछा है टाइम टू द पोजीशन एट रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो वो विराम में आ जाएगा यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से dx अपॉन dt को देखिएगा, ये वाली वैल्यू इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर आप रेस्ट की पोजीशन पे जाते हैं तो आप dx अपॉन dt को जीरो ले लेंगे। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस ए ओमेगा जीरो में चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा टी प्लस बी इक्वल टू जीरो। और रेस्ट का टाइम पूछा है तो टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ओमेगा। अब बी की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वन अपॉन ओमेगा टेन इनवर्स यू नॉट अपॉन ओमेगा एक्स नॉट। ये आ जाएगा वो टाइम जब हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। और इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देखिएगा मैं एग्जाम्पल नंबर 17 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17 में ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए लाइट वायर। एक हल्के तार से m द्रव्यमान के पार्टिकल को बांधा गया है विच इज स्ट्रेच टाइटली बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में बांधा गया है विद ए टेंशन टी। और उस तार में जो टेंशन है वो टी है, यानी कि आप एक धागा लीजिएगा, उस धागे को दो बिंदुओं से बांध दीजिएगा जिसमें तनाव टी है। अब उस पर कहीं पर आप एक पार्टिकल बांध दीजिएगा जिसका द्रव्यमान m है। इफ a, b be the distances of the particle from the two ends। और जो पार्टिकल है वो बिल्कुल बीच में नहीं है, एक सिरे से उसकी दूरी स्मॉल a है और दूसरे सिरे से जो उसकी दूरी है वो स्मॉल b है। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ स्मॉल ट्रांसवर्स ऑक्सीलेशन। यहाँ पर ऑक्सीलेशन से पहले वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसवर्स, ऑक्सीलेशन से पहले वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ दोलन। दो तरह के दोलन होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य और दूसरे ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। जो लॉन्जिट्यूडनल दोलन होते हैं वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं और जो ट्रांसवर्स ऑक्सीलेशंस होते हैं वो मिलाने वाली रेखा के लंबवत होते हैं। यानी कि जैसे आप तार से पार्टिकल को बांध रहे हैं, अगर पार्टिकल तार के अनुदिश गति करने लगे, एसएचएम करने लगे, तो वो जो दोलन कहलाएंगे वो लॉन्जिट्यूडनल कहलाएंगे। और अगर आप लंबवत गति कराते हैं पार्टिकल को, तार के लंबवत गति कराते हैं, तो वो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन यानी कि अनुप्रस्थ दोलन कहलाएंगे। जैसे कि फिजिक्स की भाषा में कहे जाए तो तने तार के कंपन होते हैं। जब गिटार या सितार के तार को छोड़ा जाता है तो वो लंबाई के लंबवत दिशा में खींच करके छोड़ा जाता है, तो जिधर उसकी लंबाई होती है उसकी लंबवत दिशा में वो कंपन करता है। उनके दोनों का आवर्त काल आपका ज्ञात करना है। मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे फिक्स पॉइंट है ए और बी, ये हमारे ए और बी फिक्स पॉइंट है। मान लीजिएगा इस बिंदु पर, ये बिंदु है सी, यहाँ से स्थिर बिंदु इससे दूरी ए है, बी से स्थिर बिंदु दूरी बी है। यहाँ पर पार्टिकल m द्रव्यमान का बंधा हुआ है। ए बी जो है एक धागा है जो ए बिंदु से और बी बिंदु से बंधा हुआ है। टाइट है धागा, ये ध्यान रखना, धागा ढीला नहीं होना चाहिए। और बिंदु सी पर एक m द्रव्यमान का पार्टिकल बंधा हुआ है। अब इसके अनुप्रस्थ दोलन हमें करने हैं, ट्रांसवर्स दोलन करने हैं, तो इस पार्ट इस तरह से खींचेगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब दोलन इस प्रकार से ऊपर नीचे होंगे, इस प्रकार से जो ऊपर नीचे दोलन होंगे वो आपके अनुप्रस्थ दोलन कहलाएंगे। मान लीजिएगा आप यहाँ लीजिएगा कि समय ये बिंदु P है, बिंदु P पार्टिकल की पोजीशन है। जब बिंदु P पर पार्टिकल होगा तो आपका एक धागा इधर होगा और एक धागा इधर होगा। ये दो धागे हमने दिखा दिए हैं। और ये ध्यान रखना, धागे में जो टेंशन होती है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है। ये धागा ए से बंधा हुआ है, ये धागा बी से बंधा हुआ है, तो ये टेंशन टी हो गई। दोनों धागे के दोनों तरफ आप टेंशन लीजिएगा, टी समान रूप से लीजिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक धागे में आप दो टेंशन नहीं ले सकते हैं। टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है
और यहाँ पर जब SHM कर रहे होंगे तो आप जो टेंशन लेंगे वो सदैव स्थिर बिंदु की ओर लेंगे। अब जो आपका पार्टिकल है वो किसी समय t पर बिंदु P पर है, ठीक है। अब जो है ये है, अब ये C, अब जो पार्टिकल है आपका कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, C जो है आपकी मीन पोजीशन कहलाएगी, और मीन पोजीशन से पार्टिकल तक की जो विस्थिति होती है वो विस्थापन कहलाती है। अब C से P तक की जो डिस्टेंस है वो x है, C से P तक की डिस्टेंस जो है वो x है। अब देखिएगा आप SHM पढ़ रहे हैं, ये डायग्राम मैंने वही बनाया है, तो थ्योरी जो है आप बुक वाली लिख लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन इसकी करके बता देता हूँ। जब आप SHM या सरल आवर्त गति पढ़ रहे होते हैं तो आपको त्वरण या बल की आवश्यकता होती है, और वो बल यानी कि तनाव बल यानी कि जो टेंशन है उसकी दिशा आपकी साम्य स्थिति की ओर होनी चाहिए, यानी कि अगर वो साम्य स्थिति की ओर नहीं होगा तो वो कभी भी SHM को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब साम्य स्थिति के लिए आप ऐसा करेंगे, देखिएगा साम्य स्थिति C की तरफ है, अगर आप इस तरह से थोड़ा सोचिएगा, यहाँ C है यहाँ P है, ये धागा है आपका, टेंशन T है, अगर इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूँ तो ये घटक हो जाएगा T cos थीटा, और इस दिशा में घटक हो जाएगा T sin थीटा। अब T cos थीटा की डायरेक्शन देखिएगा, T cos थीटा साम्य स्थिति C की ओर है, तो जो ये है ये आपका सरल आवर्गति को प्रदान करने वाला बल होगा, जिसे प्रत्यानयन बल यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब दो तरफ डायग्राम में T लिखे हुए हैं, तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो SHM बनाने के लिए उसके साथ एक माइनस का साइन अटैच कर देंगे, और दोनों तनाव की दिशा जो है वो C के साथ कर दीजिएगा, यानी कि बनने वाले एंगल का कॉस ले लीजिएगा, बनने वाले एंगल का कॉस ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी हमारी ये हो जाएगी, थ्योरी आप बुक से लिख लीजिएगा। अब मैं है ना एग्जाम्पल ही है तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन एट T, m हो गया d2x अपॉन dt स्क्वायर, त्वरण हो गया, माइनस लगा दीजिएगा, एक इधर से लाइएगा, T cos एंगल देख लीजिएगा, एंगल APC प्लस इधर से लाइएगा T cos, ब्रैकेट में एंगल डाल दीजिएगा BPC। अब ये हो जाता है हमारा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का T बाहर आ जाता है cos, यहाँ पर आधार बटे कर्ण लगा दीजिएगा, ये आपका 90 है, तो ये हो जाता है AC अपॉन AP प्लस इधर हो जाएगा BC अपॉन BP, तो माइनस का T है, ये हो जाता है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस B अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा SHM आपकी तभी होती है जब x की एक ही घात हो। अब इसमें हायर पावर जो दोलन है वो छोटे छोटे हैं, जो x है वो बहुत छोटा है, तो एक्सपेंशन जब मैं करूँगा तो इसकी हायर पावर में इसकी छोड़ दूंगा। अब ये देखिएगा ये हो जाता है, यहाँ से माइनस का a कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का t हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल पावर माइनस की हाफ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल पावर माइनस की हाफ बन जाएगी, तो माइनस का t हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये हो जाता है, यहाँ पर a कॉमन आ जाएगा, a भी आ चुका है, यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, हाँ ये कॉस का जो फार्मूला लगा है ये आधार बटे कर्ण होता है, 90 ये है, अब एंगल ये वाला ले रहे थे तो यहाँ मेरे से गलती हो गई है लिखने में, AC की जगह यहाँ PC आएगा और यहाँ भी PC आएगा, गलती से मैंने लंब उठा लिया, ये x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ माइनस t के साथ x बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 अपॉन a हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन b हो जाएगा, यहाँ माइनस का एक्स टी है, 1 अपॉन ए है, तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर डॉट डॉट, इस तरह से। अब देखिएगा एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, अब उसने बुक वाली ने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए वो स्मॉल होने चाहिए, तो एक्स स्मॉल क्वांटिटी है तो इसके हायर पावर आप छोड़ दीजिएगा, सिंस x is small, so neglect higher power of x, x स्क्वायर वगैरह सब छोड़ दीजिएगा,
तो ये हो जाता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का एक्स टी हो जाएगा 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। अभी आ गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाता है माइनस का यहाँ टी, ऊपर a प्लस बी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एम ए बी। ये अलग रख दीजिएगा और ये x हो जाएगा। अब आप फिर लिख दीजिएगा चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स, तो म्यू इक्वल टू आ जाता है टी ए प्लस बी अपॉन एम ए बी, ये आ जाता है। फिर आप टाइम पीरियड ले लेते हैं, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू था, तो 2 पाई अपॉन ऊपर अंडर रूट एम ए बी आ जाता है, नीचे टी ए प्लस बी आ जाता है। और इस प्रकार क्वेश्चन का आपका टाइम पीरियड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर जो है 18 अब हम करेंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 17 है उसी तरह से बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 18 में है ए स्मॉल बीट पी, एक छोटा मोती है मन का पी, चिकना कण समझ लीजिएगा पी, कैन स्लाइड ऑन ए स्मूथ वायर ए बी, वो एक सीधे तार ए बी पर फिसल सकता है। आप ऐसे मान करके चलिएगा आपका ये तार ए बी है, इस पर कोई कण है वो पी जिसका नाम है, वो इस पर फिसल सकता है। बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, उस पर एक बल कार्य कर रहा है पर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान, उस पर एकांक द्रव्यमान का बल कार्य कर रहा है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अगर द्रव्यमान एकांक होगा तो बल बराबर त्वरण के हो जाएगा, नहीं कि उस पर एक त्वरण कार्य कर रहा है इक्वल म्यू अपॉन सी स्क्वायर। त्वरण की जो वैल्यू है वो म्यू अपॉन सी पी स्क्वायर है। एक नए बिंदु का जिक्र हो गया है सी का, वेयर सी इज आउटसाइड ए बी, लेकिन जो बिंदु सी है वो ए बी के बाहर की तरफ होना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ बिंदु कहीं सी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये बिंदु हो गया मान लीजिएगा O, और यहाँ किसी समय आपका पार्टिकल है P पर, बिंदु P पर आपका पार्टिकल है। शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के परितः जो इसके छोटे छोटे दोलन होंगे उनका आवर्तकाल सिद्ध करना है। 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू बी की पावर 3/2, where b is the perpendicular distance of c from ab, बिंदु c से ab की जो लंबा दूरी है वो स्मॉल b से रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। ये दूरी स्मॉल b हो गई है। अब ये आप c से p को मिला दीजिएगा, c से p को मिला दीजिएगा और ये एंगल मान लीजिएगा थीटा। जब पार्टिकल बिंदु p पर होता है तो आपको दिया गया है कि जो एसिलरेशन है, एसिलेशन जो है वो म्यू अपॉन सी पी स्क्वायर है। म्यू अपॉन क्या है, सी पी स्क्वायर है। तो यहाँ सी एरा पी एरा, ये एरो इधर दिखा दीजिएगा, म्यू अपॉन इसे हम आर स्क्वायर कर देते हैं, और सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने आर ले ली है। अब जो पार्टिकल पी है, ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो आपको ऐसे शेप जो चाहिए वो साम्य स्थिति की ओर चाहिए। इस समय साम्य स्थिति बिंदु ओ पर है। ये ध्यान रखिएगा जिस रेखा पर पार्टिकल दोलन कर रहा होता है उसके बिल्कुल बीच में साम्य स्थिति होती है। जब तक आप बल या त्वरण साम्य स्थिति की ओर नहीं लेंगे तब तक वो आपका एसएचएम कभी प्रदान नहीं कर सकता। तो मुझे जो त्वरण चाहिए वो ओ की डायरेक्शन में चाहिए। आप देखिएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर इधर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं हम एक्स। अब ये डायग्राम जो है मैंने वही बनाया है जो बुक में बना रखा है। अब ये थ्योरी, अब इसकी थ्योरी मैं लिख लेता हूँ। अब मुझे चाहिए ये पी वाली तरफ द कंपोनेंट, अब थ्योरी के लिए जगह छोड़ देता हूँ मैं, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन टुवर्ड्स PO इक्वल टू एक्सीलरेशन म्यू अपॉन आर स्क्वायर है। कंपोनेंट बना दीजिएगा cos थीटा म्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा बेस OP अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस वो हमारा CP हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स अपॉन CP की वैल्यू r हो जाएगी, तो म्यू एक्स अपॉन हो जाएगा r क्यूब, म्यू एक्स अपॉन r। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये r क्यूब है
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट की पावर 3। अब यहाँ पर म्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर बी क्यू हो जाएगा और ऊपर आकर के हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू द पावर माइनस में 3/2। ध्यान रखिएगा आप एसएचएम पढ़ रहे हैं तो एसएचएम तभी तक रहेगी जब तक आपकी एक्स की एक पावर रहेगी। अब ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से है। अब यहाँ पर हायर पावर छोड़ देंगे आप, ये हो जाएगा म्यू एक्स अपॉन बी क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर एंड सो ऑन। नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ x एज इट इज स्मॉल। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, म्यू आ जाएगा और अपॉन में बी क्यू आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा x। बाकी के सारे पद छोड़ दिए गए। ये एसिलेशन की डायरेक्शन है जो पीओ की डायरेक्शन में है, पीओ की डायरेक्शन में ये एसिलेशन है। अब बना दीजिएगा द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी। ध्यान रखिएगा पार्टिकल अंदर की तरफ आ रहा है, एक्स बाहर की तरफ बढ़ेगा तो आप माइनस लगाएंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन dq इनटू x। अभी आपकी म्यू की वैल्यू है तो आपका पीरियड हो जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट b2। तो आपकी वैल्यू आ जाती है 2 अपॉन अंडर रूट म्यू b की पावर 3/2। इस प्रकार से आपका आवर्तकाल जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी था, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी था। एग्जाम्पल नंबर 19 है ये वो क्वेश्चन है जो 11th क्लास में बच्चों को फिजिक्स में कराया जाता है। फिजिक्स वाले पृथ्वी में एक सुरंग खोदते हैं और उसमें गेंद गिराते हैं, उसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 में है शो दैट इफ ए स्मूथ स्ट्रेट टनल बी कट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अगर पृथ्वी के किन्हीं भी 2 बिंदु के बीच एक टनल यानी कि सुरंग खोद दी जाए, इट शुड बी ट्रेवर्स्ड, यह तय की जाएगी बाय ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के द्वारा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो विराम से चलेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत। यानी कि पृथ्वी के अंदर अगर आप सुरंग खोद देते हैं और उसमें कोई पार्टिकल विराम से चलना शुरू करता है तो उसको सुरंग को तय करने में आपको समय निकालना है 42.5 मिनट। तो उसको जो समय लगेगा वो 42.5 मिनट लगेगा। जब ये 11वीं क्लास वालों को फिजिक्स में आर्टिकल कराया जाता है तो सुरंग में जब पार्टिकल चल रहा होता है तो उसका दोलन काल 84.6 मिनट होता है, लेकिन आपको आवर्तकाल नहीं निकालना है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने का समय निकालना है जो कि आवर्तकाल का आधा होगा। ठीक है, तो 42.5 मिनट आपको सिद्ध करना है। ये ले लीजिएगा, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। इसमें एक टनल खोद दीजिएगा ए बी, ओ से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये 90 ईसी हो गया। ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का केंद्र हुआ है, ए बी इसमें सुरंग खोदी गई है। मैं ए से पार्टिकल को छोड़ूंगा विराम से और गुरुत्व के अंतर्गत वो बी की तरफ को जाएगा, तो ए से बी तक जाने में मुझे समय ज्ञात करना है। ऐसे शब्द तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर खास बात होती है कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी सदैव किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। और जब आप पृथ्वी के अंदर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर विशेष रूप से, जब आप पृथ्वी के अंदर होते हैं तो पृथ्वी के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, जब आप पृथ्वी के अंदर होते हैं तो पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाती है किसी भी वस्तु पर वो केंद्र से जो उस कण तक की दूरी होती है उसकी दूरी के समानुपाती होता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अब हम इस आर्टिकल को करने जा रहे हैं। अब इसमें जरा थोड़ी सी फिजिक्स की बातें यूज होंगी। अब देखिएगा, ये ए है, यहाँ से अगर इसे मिला देते हैं तो ये स्मॉल ए डाला है मैंने, ये पृथ्वी की रेडियस है। ए से पार्टिकल विराम से चलना शुरू करता है। अब मान लीजिएगा कि इस समय बिंदु पी पर है,
सी से पी तक की डिस्टेंस एक्स है, सी इसकी साम्य स्थिति होगी, ओ से पी को मिला देता हूँ मैं, ओ से मैं पी को मिला देता हूँ। अब जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो पी बिंदु पर बैठ करके करूँगा। यह है लेट ए बी इज टनल इन अर्थ ऑफ रेडियस ए। देखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या मैंने ए डाल दी है। लेट सी बी द मीन पोजीशन, let C be the mean position and P be the position of particle at any time t। C जो है वो साम्य स्थिति है, पार्टिकल जिसके इधर उधर गति करेगा, और किस समय मेरा पार्टिकल बिंदु P पर है। P be the position of particle at any time t, ये भी डाल देते हैं। such that CP इक्वल टू x, C से P तक की जो डिस्टेंस है वो x है। अब यहाँ पर मैं फिजिक्स वालों का नियम लगाने वाला हूँ। जब आप पृथ्वी के अंदर होते हैं तो बिंदु P पर जो अट्रैक्शन होगा, पृथ्वी हर किसी चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जो आकर्षण बल लगता है या तो उसके कारण जो त्वरण होता है वो केंद्र की तरफ होता है और वो दूरी के समानुपाती होता है। अब ऐसे लिख लेते हैं, अट्रैक्शन एट P ड्यू टू अर्थ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस OP हो जाएगी, डिस्टेंस OP हो जाएगी। और यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, टुवार्ड सेंटर O। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट यानी म्यू आ जाएगा और इनटू में OP आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, टुवार्ड्स सेंटर O। ये जो आकर्षण बल लगेगा वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ को लगेगा। अब देखिएगा ये एंगल थीटा मान लेता हूँ। लेट एंगल CP इज इक्वल टू थीटा। अब ये म्यू OP जो है टुवार्ड सेंटर क्या है O। अब इसका कंपोनेंट लीजिएगा PC की डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन डायरेक्शन PC इजिकल टू म्यू इंटू OP के साथ एंगल का कॉस डाल दीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आपका एसिलेशन वही काम का होगा जो साम्य स्थिति की ओर होगा, वही प्रत्यानयन त्वरण कहलाता है, वही आपका SHM कराता है। अब ये म्यू OP कॉस थीटा है, डायग्राम के अनुसार देखिएगा OP हाइपोटेनस है। चूंकि अगर आप OP कॉस थीटा देखेंगे तो ये आपका CP बन जाएगा, तो ये हो जाएगा S। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी म्यू x। अब ये अंदर की तरफ आ रहा है जबकि x बाहर की तरफ को जा रहा है, तो ये हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। त्वरण हो जाता है आपका d2x/dt² इक्वल टू डायरेक्शन के लिए आप माइनस का म्यू x लगा दीजिएगा। अब माइनस का म्यू x आपका लग चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आ चुकी है। यहाँ से पीरियड आ जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू 2π/√v। ये A से B तक जाने का और वापस लौट करके A तक आने का समय है, लेकिन आपको सुरंग को टाइम पार करने का टाइम निकालना है। आधा कर लीजिएगा इसका, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम A to B इज इक्वल टू पीरियड बटे 2, तो ये हो जाता है π/√v। इस समय जो π/√v हमारा टाइम आ रहा है, इसमें म्यू जो है भी मैथ वाले के हिसाब से तो कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू तब निकलेगी जब आप फिजिक्स में जाएंगे। अब म्यू की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब ये रिक्वायर्ड टाइम आ चुका है। अब ये आ जाइएगा एक्सीलरेशन एट A। अब ध्यान से देखिएगा आप कहाँ पर है, एक्सीलरेशन एट अट्रैक्शन एट P है। अट्रैक्शन कह दीजिएगा या एक्सीलरेशन कह दीजिएगा, बात एक ही है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाइएगा, एक्सीलरेशन एट A। ये बाई इक्वेशन 1 रख दोगे।
अब हमें सिखाया जाता है, फिजिक्स में सिखाया जाता है कि पृथ्वी की सतह पर जब हम होते हैं तो अट्रैक्शन या एसिलेशन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी होता है, और पृथ्वी के अगर बाहर जाते हैं तो जी घट जाता है, और अंदर जाते हैं तो भी जी घट जाता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते समय अब हम यहाँ पर जो है एसिलेशन निकालने वाले हैं। अब एसिलेशन में कहाँ ले रहा हूँ, ए पर ले रहा हूँ, तो देखिएगा एक्सट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो जी हो जाएगी, और कांस्टेंट यहाँ पर म्यू हो जाएगा ओपी। ओपी की जगह देखिएगा आप पृथ्वी की सतह पर है तो ओ ए बन जाएगा, तो ये ओ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू ए पृथ्वी की रेडियस। तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू बन जाएगी जी अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। अब आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा पाई अपॉन अंडर रूट जी अपॉन ए, तो ये हो जाता है पाई अंडर रूट ए अपॉन जी। ए पृथ्वी की रेडियस है, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6.4 गुना 10 की घात 6, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। और ये पूरे कैलकुलेशन करके लगभग 42.5 मिनट आता है। ये फिक्स है कैलकुलेशन। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा वो 42.5 मिनट पार्टिकल को लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 21 नहीं करना है, और इस प्रकार से हमारी एसएचएम की जो है पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है।